हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी अब होने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों का तैयारी अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है तो अब स्टार्ट हो रहा है। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं डबल ए ओ का। डबल ए ओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ऑडिट या फिर अकाउंट्स ऑफिसर। तो जिनका भी सीजीएल का जो पहला एग्ज़ाम है, जैसे सीजीएल का फर्स्ट एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो उन सभी को डबल ए ओ का तैयारी करना चाहिए। और मैंने एक वीडियो बनाया भी था जिसमें मैंने बताया था कि आप सभी को करना चाहिए। मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा और हम लोग इसमें सिलेबस को भी देखे थे कि डबल ए ओ का सिलेबस क्या है। तो हम लोग उसमें देखे थे कि क्लास 11 12 का जो कॉमर्स का पेपर है वही आप लोगों का सिलेबस है। उसमें भी 80% सिलेबस आपका 11 क्लास का और 20% सिलेबस आपका 12 क्लास का। तो इस प्रकार से ओवरऑल सिलेबस हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप लोग सिलेबस नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपका सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है और मैं आप लोग को जनवरी का लास्ट होते होते आप लोग का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और हम लोग का पूरी टारगेट है कि 80 में 80 लाना है। हम लोग का मेन टारगेट क्या है कि 80 आउट ऑफ 80 लाना है, आपको किसी भी हालत में लाना है। 80 में से 80 लाना है। डबल एओ का एग्जाम आप लोगों को क्वालिफाई करा देंगे। ठीक है, बस आप लोग विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए, रेगुलर जुड़िए। मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग हर एक वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग डिसलाइक भी कीजिएगा और शेयर मत कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, पढ़ाने का मेरा काफ़ी अनुभव है तो मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया पढ़ाऊँगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा। दूसरी बात, आप लोग मेरी क्वालिटी पर मत जाइए कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कि मेरा फेस क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इन चीज़ों पर कोई मैटर नहीं करता। बस देखिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, और मैं वही पढ़ाऊँगा जो आप लोगों का क्वेश्चन जहाँ से आएगा। ठीक है, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मैं टू दी पॉइंट पढ़ाऊँगा और ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप लोगों का 80 में 80 आएगा। ठीक है, मेरे चेहरे पर मत जाइए और मेरे बैकग्राउंड पर मत जाइए, मेरे वीडियो क्वालिटी पर मत जाइए, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस मतलब आप लोग वीडियो का क्वालिटी देखिए कि कितना अच्छा क्वालिटी मिल रहा है। आप लोग बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी का शुरुआत कहाँ से होता है, कैसे क्या होता है, पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है इंट्रो इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग बोलिए या फिर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बोलिए। ठीक है, हम लोग आज लेखांकन का परिचय को देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, लेखांकन इसको बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है? लेखांकन कहा जाता है। तो हिंदी में इसको बोलेंगे लेखांकन का परिचय। लेखांकन का परिचय, ये हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा। और आज हम लोग तमाम बातों पर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे शुरुआत हुआ, कैसे कैसे। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, टू दी पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। आप लोग शिद्दत से समझिएगा और शिद्दत से और समझने का प्रयास कीजिएगा। और हम लोग नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग बेसिकली देखिए होता क्या है। तो जो भी हम लोग का लेन देन होता है, बिजनेस में हो या फिर गैर बिजनेस हो, ठीक है, जो भी हम लोग का लेखांकन मतलब जो भी लेन देन होता है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं लेन देन। ठीक है, और जो भी घटना घटता है, यानी कि जो भी इवेंट होता है, जो भी इवेंट्स होता है यानी कि घटना घटता है, तो जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी घटना घट रहा है, अगर इन चीज़ों को अगर हम लोग प्रॉपर वे में लिख रहे हैं, लेखांकन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग लेखांकन बोलते हैं, यानी कि चीज़ों को लिखना। और इसमें बेसिकली तीन चीज़ आता है। पहला आता है कि लिखना को बोलते हैं अभिलेखन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि समस्त लेन देन एवं घटनाओं को अभिलेखन करना। इन सभी चीज़ों को क्या करना? अभिलेखन करना। अभिलेखन, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, अभिलेखन के बाद आता है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन, और तीसरा आता है आपका विश्लेषण। विश्लेषण विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। एनालिसिस, अगर किसी भी लेन देन का या फिर किसी भी घटना का अगर हम लोग तीन चीज कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? लेखांकन कर रहे हैं, अभिलेखन कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब उसको लिख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने राम को 10,000 का माल बेचा। 10,000 का माल बेचा तो क्या करेंगे हम? इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा सेल्स बुक होगा, सेल्स बुक में हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? एंट्री करेंगे, लिखेंगे। जो भी उसका लिखने का तरीका उसमें हम लिखेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे लिखते हैं, लेकिन अभी समझिए कि हम उसको लिखें। दूसरी बात, उसको पहला काम क्या कर दिए कि लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो ये कैसा है? तो ये एक सेल्स कैटेगरी का है। सेल्स भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एक कैश सेल्स होता है और एक क्रेडिट सेल्स, मतलब एक नगद बिक्री और एक उधार बिक्री। तो ये कैसा बिक्री है उसको उसी के अकॉर्डिंग, अगर नगद है तो नगद कैटेगरी में रखेंगे और अगर उधार है तो उधार कैटेगरी में, मतलब उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई करेंगे, तो वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, और इन सब करने के बाद लास्ट में उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो अगर हम तीन काम कर रहे हैं तो उसी को हम लोग लेखांकन कहते हैं, यानी कि अकाउंटिंग कहते हैं। फिर से सुनिएगा एक तरीका से, एक परिभाषा के तौर पर, कि किसी भी लेन देन या घटना, किसी भी लेन देन या घटनाओं को अभिलेखन करना, वर्गीकरण करना एवं विश्लेषण करना लेखांकन कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या बोलना है कि किसी भी लेन देन या घटनाओं को, है ना, लेन देन भी हो सकता है या घटना भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, किसी भी लेन देन या घटना या फिर घटनाओं को अभिलेखन करना, वर्गीकरण करना और विश्लेषण करना लेखांकन कहलाता है। लेखांकन में बेसिकली तीन काम होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? कि लेखांकन के अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं। तो लेखांकन के अंतर्गत तीन काम होते हैं। क्या क्या होता है? अभिलेखन होता है यानी कि रिकॉर्डिंग होता है, वर्गीकरण होता है यानी कि क्लासिफिकेशन होता है, और विश्लेषण होता है यानी कि एनालिसिस होता है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा लेकिन समझाऊंगा हिंदी में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होंगे मैं आपको हिंदी में भी लिखाऊंगा और अंग्रेजी में भी लिखाऊंगा। तो क्वेश्चन अगर आता है कि लेखांकन के अंतर्गत क्या क्या कार्य होता है, तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा? कि लेखांकन के अंतर्गत तीन काम होता है। अभिलेखन होता है यानी कि रिकॉर्डिंग होता है, वर्गीकरण होता है यानी कि क्लासिफिकेशन होता है, और लास्ट में क्या होता है? विश्लेषण होता है यानी कि एनालिसिस होता है। तो आप लोगों को यहाँ से लेखांकन में तीन काम होता है, ये समझ में आ गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को पक्का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा देखने को। अब हम लोग देखते हैं कि लेखांकन किसकी भाषा है। ये तो कोई साधारण भाषा तो लग नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो टिपिकल लैंग्वेज है। तो जान के रख लीजिए, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। व्यवसाय की भाषा है। ये कौन सी भाषा है? ये अकाउंटिंग इज ए बिजनेस लैंग्वेज। ये क्या लैंग्वेज है? बिजनेस का लैंग्वेज है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जानना होगा आप लोगों को कि लेखांकन किसकी भाषा है। ये क्वेश्चन आता है तो लेखांकन किसकी भाषा है? तो लेखांकन जो है ये बिजनेस की भाषा यानी कि व्यवसाय की भाषा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा कि लेखांकन कहाँ कहाँ पर होता है। तो लेखांकन जो है ये व्यापारिक लेन देन पर होता है। व्यापारिक लेन देन यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और गैर व्यापारिक लेन देन यानी कि नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये दोनों जगह अकाउंटिंग काम करता है। कहने का मतलब बिजनेस लेन देन जिसमें व्यापार की लेन देन होती है उसमें भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। और जहाँ पर हम लोग
नॉन बिजनेस है यानी कि बिजनेस नहीं है, तो वहाँ पर भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कि मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं तो एक पर्सन हूँ ही, तो मैं अब एक पर्सन में मेरा नाम मान लेते हैं कुछ भी है, मान लेते हैं मेरा नाम एक्स वाई जेड कुछ भी है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। तो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है, और मान लेते हैं कि मेरा एक बिजनेस क्या है, कपड़ा का दुकान है, मान लेते हैं कपड़ा का दुकान है, कपड़ा का दुकान। तो हम कपड़ा का दुकान में जो भी लेन देन हो रहा है उसको भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक अलग बुक में मेंटेन कर रहे हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं एक पारिवारिक व्यक्ति भी हूँ, ठीक है। मेरे दो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, मेरी एक पत्नी है, और मैं भी एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ, जिस कारण से मुझे भी घर का सारा हिसाब किताब का ध्यान रखना पड़ता है कि कितना का घर राशन खरीदना है, कितना बच्चों को फीस देना है, यानी सारे कुछ हमको ध्यान रखना पड़ता है। एक बिजनेसमैन होने के नाते तो बिजनेस का हिसाब किताब रखता ही रखता हूँ, लेकिन एक घर पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते घर परिवार का भी हिसाब किताब रखता हूँ। तो मैं इन चीज़ों का भी अकाउंटिंग करूँगा कि मैंने कितना रुपया का राशन खरीदा, कितना रुपया का पत्नी को शॉपिंग कराया, कितना रुपया बच्चों को फीस दिया, कितना रुपया मेडिकल ट्रीटमेंट कराया। यानी हम जो है एक व्यक्ति जो है व्यापार के लेन देनों का भी लेखा जोखा करता है, यानी कि व्यापार है ना, व्यापारिक लेन देनों का भी अकाउंटिंग करता है, और गैर व्यापारिक लेन देनों का भी लेखांकन करता है। देखिए ये जो घर परिवार चला रहे हैं ये तो कोई व्यापार नहीं, ये तो अपना परिवार है, लेकिन परिवार के चीज़ों को भी हम अकाउंटिंग में लिख रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लेखांकन जो है व्यापारिक लेन देनों का भी लेखा करती है और गैर व्यापारिक लेन देनों का भी लेखा करती है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पूरा पूरी समझ में आ रहा होगा। मैं जो भी पढ़ाऊंगा दोस्तों पूरी पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों का कितना इंपॉर्टेंट टाइम है, आप लोगों को एक एक क्लास से एक एक मिनट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए, वैसा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि लेखांकन का विकास कैसे हुआ, ठीक है, ये डेवलपमेंट कैसे हुआ लेखांकन का, लेखांकन का विकास। तो देखिए दोस्तों लेखांकन का विकास, अब जो हेडिंग है ये है लेखांकन का, लेखांकन का उद्गम एवं विकास। हेडिंग रहेगा इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का विकास या फिर उद्गम कैसे हुआ, ये हम लोगों का हेडिंग है, ठीक। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका देखिए कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, हम लोग इन सारे चीज़ों पर बात बात करेंगे अभी, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आप सभी इतिहास पढ़े होंगे क्योंकि सीजीएल क्वालिफाई किए हैं, तो सीजीएल में आप लोगों को एक पेपर जीएस पढ़े होंगे, तो जीएस में आप लोग इतिहास जरूर पढ़े होंगे। तो देखिए अगर हम लोग लेखांकन की बात करते हैं तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग बहुत पहले जाते हैं, थोड़ा सा पीछे, और लगभग हम लोग 2300 ईसा पूर्वी जाते हैं, 2300 ईसा पूर्वी, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्वी जाते हैं यानी कि बीसी जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आप लोग सुने होंगे कि एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध थे, और उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये सुने होंगे आप लोग नाम चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे जिनका नाम था चाणक्य बोल सकते हैं, और चाणक्य भी इनका नाम है, कौटिल्य भी इनका नाम है, और कहीं कहीं पर विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं राजनीतिक टाइप के आदमी थे, बहुत दूरदर्शी टाइप के आदमी थे, बहुत इनको राजनीतिक के बारे में आइडिया था। तो लगभग इतना साल पहले की बात करते हैं तो उसी टाइम इन्होंने एक बुक लिखा था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, चाणक्य ने, चाणक्य ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम अर्थशास्त्र नामक बुक किसने लिखा था, ठीक है।
तो किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था, कौटिल्य ने, या फिर विष्णुगुप्त। इसमें तीनों का तीनों ऑप्शन मतलब तीनों इसका नाम है, जो भी रहे उसको आपको टिक मारना है। तो उसी टाइम इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र आज का अर्थशास्त्र नहीं है, जो आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमिक्स नहीं है, उस टाइम का ये अलग इकोनॉमिक्स था। बेसिकली यहाँ पर इसमें ये मेंशन था कि एक देश को, एक राज्य को कैसे चलाना चाहिए। ये जो है ना प्रशासन पर आधारित था। ये बुक किस पर आधारित था? प्रशासन पर आधारित था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित था कि एक प्रशासक कैसा होना चाहिए। जैसे कि आज प्रशासक में कौन है? आईएएस अफसर लोग हैं, तो उस प्रकार से इस प्रकार का स्किल वहाँ राजा महाराजाओं लोगों के पास भी होना चाहिए था पहले, ठीक है। तो इसीलिए ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक सर्वप्रथम किसने लिखा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसने लिखा था। ये चाणक्य ने लिखा था, कौटिल्य ने, या फिर विष्णुगुप्त, तीन नाम है, ठीक है। तो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं उस टाइम से ही हम लोग अकाउंटिंग टर्म का कहीं ना कहीं मतलब उत्पत्ति हो चुका था उस समय से ही। किस समय से? चंद्रगुप्त मौर्य के काल से ही लगभग। लेकिन आज का अकाउंटिंग टर्म नहीं लिया था। आज जितना डेवलप हो चुका है अकाउंटेंसी, तो इतना डेवलप नहीं, लेकिन इसका शुरुआती पॉइंट कहीं ना कहीं उतना पहले हो चुका था, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि आजकल जो एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली, आप लोगों का सिलेबस में भी ये पढ़ना है। दोहरा लेखा प्रणाली, लेखा प्रणाली, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। तो अब हम लोग बात करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है ना। डबल एंट्री सिस्टम पर चर्चा करते हैं। तो अगर देखा जाए तो शुरुआत इसका बहुत पहले हो चुका था, लेकिन आज आज जो इसको टर्म मिला है, ये टर्म उसको पहले मिला नहीं था। यानी कि ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली उस टाइम नहीं था, कोई दूसरा शब्दावली था। तो हम लोग का अब जो हेडिंग है डबल एंट्री सिस्टम को लेकर के। तो अब सभी को हेडिंग लिखे डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। तो देखिए दोहरा लेखा प्रणाली क्या है और कैसे शुरुआत हुआ, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली बेसिकली होता क्या है ना। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। और लेकिन देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि किसी भी लेन देन का, किसी भी लेन देन में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक क्रेता है, एक क्रेता मतलब परचेजर, अगर एक परचेजर है, एक क्रेता है, तो एक विक्रेता भी होगा, विक्रेता भी होगा, यानी कि एक सेलर भी होगा, ठीक है। अगर एक देनदार है तो एक लेनदार भी होगा, ठीक है। यानी कि एक डेटर्स अगर है तो एक क्रेडिटर्स भी होगा। यानी कि किसी भी लेन देन के दो पक्षकार होते हैं, और जो भी लेन देन होता है उसको दो साइड में लिखना पड़ता है। अगर क्रेता अपने पक्ष में लिखा है तो विक्रेता भी अपने पक्ष में लिखेगा। अगर डेटर्स अपने पक्ष में लिखा है तो क्रेडिटर्स भी अपने पक्ष में लिखेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि प्रत्येक लेन देन, जितने भी लेन देन है उसमें दो पक्ष होते ही होते हैं, है ना। जैसे कि एक कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजता है। अगर आप एक हाथ से ताली बजाओगे तो नहीं बजेगा, दो 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 हाथ चाहिए। तो उसी प्रकार से लेन देन जो होता है कम से कम दो पार्टी चाहिए ही चाहिए। एक पार्टी में लेन देन नहीं होता है, दो पार्टी चाहिए। और दो पार्टी अगर रहेगा तो ये भी अपना लिखेगा, अपना हिसाब किताब करेगा, और ये भी अपना हिसाब किताब करेगा। यानी कि एक चीज को दो बार लिखना पड़ रहा है, दो दो पक्षकार अपने अपने तरह अपने अपने हिसाब किताब कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरा कॉमर्स घोल के पिला दूंगा, ठीक है। आप लोग बस बने रहिएगा और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? आई होप आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग जो है ये बहुत अच्छा टर्म है। बुक कीपिंग बहुत अच्छा ही टर्म है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग बेसिकली होता क्या है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पुस्त पालन, पशुपालन नहीं, पुस्त पालन। क्या बोलते हैं? पुस्त पालन, पुस्त पालन। इसको हिंदी में पुस्त पालन कहा जाता है। तो पुस्त पालन होता क्या है? बुक कीपिंग, तो जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, लेन देन यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स को बुक में लिखना, यानी कि खाता में लिखना, खाता में लिखना, लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है, पुस्तपालन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो भी लेन देन हो रहा है उस लेन देन को अगर हम लोग प्रॉपर बुक में मेंटेन करते चल रहे हैं, यानी चीज़ों को लिखते सॉरी, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, यानी कि मौखिक और मुंह में याद नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ चलो राम को बेच दिए, चलो याद हो गया, राम को बेच दिए, श्याम को श्याम से खरीदे, चलो श्याम से खरीदे, नहीं। आप जो भी लेन देन कर रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन करने का मतलब अगर उस चीज़ को बुक में लिख रहे हैं, आजकल तो सॉफ्टवेयर का रूप ले लिया है ना, आजकल कंप्यूटर का दुनिया है, कंप्यूटर में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ भी लिखिए, कंप्यूटर में लिखिए या फिर रजिस्टर में लिखिए, आप हार्ड कॉपी के रूप में लिखिए या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में लिखिए, लेकिन लिखिए। अगर आप चीज़ों को लिख रहे हैं तो वही कहलाता है बुक कीपिंग। ठीक है, उसी को कहते हैं क्या? बुक कीपिंग। यानी कि व्यापारिक लेन देनों, या फिर व्यापारिक रहे चाहे गैर व्यापारिक रहे, लेन देनों को अगर आप प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करके रख रहे हैं तो उसी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अब टॉपिक। अब हम लोग समझते हैं कि बुक कीपिंग का जो है शुरुआत कैसे हुआ, ये चीज़ों को लिखने का प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुआ, और अ, इन चीज़ों का विकास कैसे हुआ, इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि बुक कीपिंग जो पुस्तपालन है, तो इसके जनक कौन है, ये किसने शुरुआत किया कि नहीं चीज़ों को लिखना चाहिए, है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग को एक टॉपिक मिलेगा, मतलब एक एक पॉइंट हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का पॉइंट है कि फादर ऑफ फादर ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग यानी कि पुस्तपालन के जनक, पुस्तपालन के जनक या पिता, पिता बोलिए या फिर जनक बोलिए, तो इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है फ्रा लुकास पेसियोली। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पुस्तपालन के जनक कौन है, पुस्तपालन के जनक, तो इनका नाम होगा फ्रा लुकास पेसियोली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको तीन टाइप से पूछा जा सकता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, दूसरा फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, और पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी, फादर ऑफ अकाउंटेंसी। तो इन तीनों का आंसर एक ही होगा, और क्या होगा? फ्रा लुकास पेसियोली, फ्रा लुकास पेसियोली। ठीक है, फ्रा लुकास पेसियोली, फ्रा लुकास पेसियोली। ठीक है, और अब आप लोगों का मन में सवाल आ रहा होगा कि फ्रा लुकास पेसियोली को ही हम लोग
अकाउंटेंसी का या फिर डबल एंट्री सिस्टम का या फिर बुक कीपिंग का फादर क्यों कहते हैं? और भी तो हो सकता है, राम श्याम मोहन कोई भी हो सकता है ना, लेकिन फरा लुकास पेसियोली ही क्यों? तो देखिए, फरा लुकास पेसियोली ने कुछ ऐसा काम किया जिस कारण से इनको हम लोगों को बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम और अकाउंटेंसी का पिता कहना पड़ा। तो देखिए घटना क्या हुआ है, आप लोगों को मैं पूरा समझाता हूँ वन बाय वन, ठीक है। आप लोगों को मैं पूरा घटना विस्तार में समझाता हूँ। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या, और ये बात है 1494 का। 1494 में क्या हुआ कि इटली का वेनिस नगर में, इटली का वेनिस नगर, बेसिकली इटली के वेनिस नगर के ही रहने वाले थे। वेनिस नगर, ये कहाँ के रहने वाले थे फरा लुकास पेसियोली? तो इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे। तो 1494 में इनका 3 बुक पब्लिश हुआ, ठीक है। और तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो ये फरा लुकास पेसियोली थे ना, फरा लुकास पेसियोली, लुकास पेसियोली, इनका 3 बुक छपा, ठीक है। 3 बुक कौन कौन सा था, ध्यान दीजिएगा, इनका पुस्तक। और ये कब प्रकाशन हुआ, प्रकाशित हुआ 1494 में। और बुक का नाम आप लोगों को याद रखना होगा, ये बुक का मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ। पहला बुक का नाम था सुमा डे अर्थमेटिका, सुमा डे अर्थमेटिका, पहला बुक का इनका नाम था अर्थमेटिका, ठीक है, सुमा डे अर्थमेटिका। दूसरा बुक का नाम था जियोमेट्रिका, जियोमेट्रिका। और तीसरा बुक का नाम था प्रिपोर्शनी, है ना, प्रोपोर्शोनी एट प्रिपोर्शनलिटा। ये 3 बुक छपा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि ये तीनों बुक किसका था। और ऐसा भी आता है कि फ्रा लुकास पेसियोली ने 1494 में किन किन बुकों का पब्लिकेशन किया था। तो 3 बुक, ये तीनों बुक फ्रा लुकास पेसियोली के ही द्वारा लिखा गया था। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा, ये जो बुक्स दिख रहे हैं तीनों का तीनों बुक्स, तो बोलेंगे सर ये तो लग रहा है कि गणित का किताब है, मैथ का बुक है। तो बिल्कुल सही, ये तीनों जो बुक है ना, ये गणित का पुस्तक था। क्या पुस्तक था? गणित का पुस्तक था, गणित का पुस्तक था। तो अब आप लोगों का मन में आ रहा होगा, क्या जो फरास लुकास पेसियोली थे, क्या ये गणितज्ञ थे? तो हाँ, ये जो फरा लुकास पेसियोली थे, फरा लुकास पेसियोली, पेसियोली बेसिकली ये एक गणितज्ञ थे। और कल आप लोग तो देखे होंगे, कल गणित दिवस भी था, श्री रामानुजन का जन्मदिन है ना, 22 दिसंबर कल था। तो बेसिकली, और मैं आज आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ, है ना, 23 दिसंबर को। तो बेसिकली क्या थे, गणितज्ञ थे। ये क्या थे, गणितज्ञ थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रा लुकास पेसियोली पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक गणितज्ञ थे, है ना, गणितज्ञ थे। स्पेलिंग पर मत जाइएगा। अच्छा, ये जो बुक उन्होंने छापा था, यानी पब्लिश किया था, बनाया, इन्होंने जो बुक बनाया था, तो इसमें एक चैप्टर था। उस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाद में मिला। और बेसिकली यहीं से हम लोगों का अकाउंटेंसी का धीरे धीरे शुरुआत होने लगा। एक चैप्टर, किताब के भी अंदर एक चैप्टर, और चैप्टर का नाम था डी कंप्यूटिसेट, दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट राइस, है ना, स्क्रिप्ट राइस। ये बेसिकली एक चैप्टर था, ये कोई बुक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये एक बेसिकली एक चैप्टर था। इस किताब के अंदर एक चैप्टर था, और ये चैप्टर बाद में एक बुक का रूप ले लिया। ये चैप्टर तो था, स्टार्टिंग में एक चैप्टर था, लेकिन बाद में एक बुक बन गया। और बुक क्यों बना, कैसे बना, हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये बुक और ये चैप्टर, अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये एक बेसिकली चैप्टर था, लेकिन बाद में ये एक बुक बन गया, है ना। तो अकाउंटेंसी में आप लोग सुने होंगे कि अकाउंटेंसी में आप लोग सुने होंगे कि डेबिट और क्रेडिट शब्द का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है।
डेबिट शॉर्टकट में इसको डीआर बोलते हैं, और एक होता है क्रेडिट जिसको शॉर्टकट में सीआर बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप लोग कॉमर्स के टर्म में सुने होंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट, या फिर अगर कॉमर्स के टर्म में नहीं सुने हैं तो बैंकिंग टर्म में तो जरूर सुने होंगे कि डेबिट क्रेडिट होता है बोल के, एटलीस्ट सुने तो जरूर होंगे। इसके बारे में पता है या नहीं है अलग बात है, ये आगे हम लोग कॉमर्स में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन बेसिकली आप सुने तो जरूर होंगे। तो देखिए सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट शब्द कहाँ देखने को मिला, तो इसी बुक के अंदर यानी कि इसी चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट शब्द देखने को मिला। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम डेबिट और क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति किस पुस्तक से हुई थी। तो पुस्तक का नाम क्या है, द कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट शब्द इसी बुक के अंदर देखने को मिला, ठीक है। दूसरी बात, ये जो डेबिट और क्रेडिट शब्द है बेसिकली इसको लिया गया है लैटिन भाषा से। किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि डेबिट एंड क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका सही आंसर होगा लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है, लैटिन, याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो बुक है द कंप्यूटिसेड स्क्रिप्चराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा समझिए कि जो हम लोग का जो बुक है डी कंप्यूटिसेट, दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज, है ना, स्क्रिप्चराइज, बेसिकली ये जो बुक है ना, ये किस लिए, क्यों क्यों ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट हम लोग को इसी बुक में देखने को मिला, सबसे पहला। दूसरी बात, यह जो है इसी बुक को इसी बुक को डबल एंट्री सिस्टम का पहला बुक माना जाता है ना। इस पुस्तक को दोहरा लेखा प्रणाली का प्रथम पुस्तक माना जाता है, प्रथम पुस्तक माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। हम बोल सकते हैं कि यही है पर पहला पुस्तक जो दोहरा दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का प्रथम बुक यही था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या हुआ कि ये जो बुक था ये बेसिकली इंग्लिश में नहीं था, ये विदेशी भाषा में था, क्योंकि इसका देख ही रहे हैं कि इटली में हुआ है। तो बेसिकली ये विदेशी भाषा में था, और विदेशी भाषा तो ठीक है विदेश में चलेगा, लेकिन अगर पूरा विश्व भर में उसको फैलना है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट है कि बाद में क्या हुआ कि ये जो देखिए ये जो बुक बना था, बेसिकली ये जो किताब बना, तो ये 1494 में देखिए बना है ना। 1494 में एक चैप्टर के तौर पर उभर के आया एक किताब, स्टार्टिंग हुआ इस चैप्टर से, लेकिन बाद में ये एक किताब बन गया। तो लेकिन ये विदेशी भाषा में था, ठीक है ना। तो बाद में क्या हुआ कि 1543 में एक विद्वान थे, ठीक है, एक विद्वान थे जिनका नाम था हग ओल्ड केसल, इनका नाम था, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, हग ओल्ड केसल। इन्होंने क्या किया कि इस पुस्तक को, किस पुस्तक को, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज को अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया और कब किया। तो कब किया, 1543 में किया, और किसने किया, हग ओल्ड केसल ने किया। क्या किया, डी कंप्यूटिसेड स्क्रिप्चराइज पुस्तक को उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, है ना। और
बहुत फेमस हो गया ये बुक। और बाद में क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में बहुत सारे बदलाव होते हैं, क्योंकि देखिए परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और कोई भी चीज़ अभी तक परिपूर्ण नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग का जो संविधान है उसमें भी समय समय पर परिवर्तन होता ही रहता है। तो ये भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी इंट्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें, और नए नए जोड़े जा रहे हैं। तो समय समय में इसमें भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ। तो देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या कि एक विद्वान थे, और ये घटना घटता है आपका 1795, लगभग 1800 के आसपास। और विद्वान का नाम था एडवर्ड एडवर्ड जोन्स। एडवर्ड जोन्स, इस इन्होंने क्या किया, एडवर्ड जोन्स एडवर्ड जोन्स ने क्या किया ना कि बही खाता की एक अच्छा बुक की रचना की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या इसने रचना की। तो इसको बोला जाता है इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इसकी रचना की, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बही खाता की बही खाता की अंग्रेजी प्रणाली, अंग्रेजी प्रणाली इसकी रचना की। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग की रचना किसने की, तो बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, एडवर्ड जोन्स। और कब की, तो 1795 में की। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोगों का 19वीं शताब्दी का शुरुआत होता है, 19वीं शताब्दी, तो आप सबको पता है कि 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति होता है। आप सबको पता है औद्योगिक क्रांति होता है। तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, बेसिकली औद्योगिक क्रांति जो हुआ, तो औद्योगिक क्रांति में बहुत चीज़ें में परिवर्तन हुई, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें में परिवर्तन हुआ। तो जैसे कि हम बोले कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, सारी चीज़ें बदलती हैं। आज आप लोग हैं, हम हैं, ये सिस्टम है, दुनिया है, आने वाला दिन में नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ा चेंज हुआ। और जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो लॉकडाउन लगा, कोविड-19 आया, है ना, तो उसमें हम लोग को बहुत सारा चीज़ें में अचानक से परिवर्तन हुआ। जो चीज़ें बहुत दिन बाद परिवर्तन होने की थी वो अचानक परिवर्तन हो गई, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा अपना ग्रोथ ले लिया, बहुत ज़्यादा अपना प्रकोप छा गया। और शायद अगर लॉकडाउन नहीं आता तो ये तो प्रोग्रेस होता ही होता, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता जितना जल्दी हो गया। तो कुछ ना कुछ अगर कभी क्रांति होता है, कुछ मंदी होता है, या फिर कुछ ऐसा अनहोनी टाइप से, या फिर कुछ अजीब चीज़ होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रफ्तार पकड़ लेती है, और बहुत चीज़ें धीमी पड़ जाती है। तो बेसिकली हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुआ, तो ये जो बुक कीपिंग था ना, ये बुक कीपिंग ये बुक कीपिंग को एक बहुत बड़ा मौका मिला। और बुक कीपिंग को क्या मौका मिल गया कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का रूप ले लिया। बुक कीपिंग किसका रूप ले लिया, अकाउंटेंसी का रूप ले लिया, यानी कि लेखा शास्त्र का रूप ले लिया, लेखा शास्त्र का रूप ले लिया, ठीक है। ये इसको उभरने का मौका मिल गया कि ये लेखा शास्त्र के रूप में एक शास्त्र बन गया, यानी कि एक सब्जेक्ट बन गया। एक जैसा अर्थशास्त्र होता है, दर्शन शास्त्र होता है, उसी प्रकार से ये जो है एक शास्त्र का रूप ले लिया, जिसको आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको यानी कि एक विषय के रूप में उभर के आ गया, एक सब्जेक्ट के रूप में उभर के आ गया कि भाई इसको पढ़िए, आपका सिलेबस बन गया, है ना। और कॉलेजों में पढ़ाई होने लगा, एक स्ट्रीम बन गया, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। तो इस प्रकार से एक स्ट्रीम का रूप ले लिया, ठीक है। तो हम लोग आज चीज़ों को पूरा गहराई में समझें। और अ, आज क्या है कि आज जो है डबल एंट्री सिस्टम पूरा दुनिया भर में विख्यात है, ठीक है। आज डबल एंट्री सिस्टम विश्व भर में
विश्व भर में विख्यात है, विख्यात है या फिर प्रचलित है। आज पूरा दुनिया भर में डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रचलित है। तो आज हम लोग बेसिकली क्या देखें कि देखिए अकाउंटेंसी का कैसे कैसे अकाउंटेंसी का रूप ले लिया, स्टार्ट कहाँ से हुआ और कैसे कैसे लेखा शास्त्र का शुरुआत हुई है, और इसका प्रभाव किसके प्रभाव से हुआ। तो 19वीं शताब्दी का औद्योगिक क्रांति के रूप में जो उसमें परिवर्तन हुआ, वही क्या कर दिया, इसको एक सब्जेक्ट बना दिया, एक स्ट्रीम बना दिया। और आज हम लोग उसको एक स्ट्रीम के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक सिलेबस में जगह मिला इसको, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को चीज़ों बहुत गहराई से समझ में आ गई होगी, और इसी प्रकार से मेरा हर एक सेशन रहेगा। इतना डीपली पढ़ाऊंगा, इतना डीपली पढ़ाऊंगा और इतना एमसीक्यू कराऊंगा कि मेरे क्लास को एक बार अच्छे से अगर समझ गए ध्यान लगा करके, तो सारे एमसीक्यू का आप चुटकी में मसल देंगे। मैं इतना एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराऊंगा, पिछले क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जड़ जड़ से मैं इतना थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि आप लोगों को एमसीक्यू देख के उड़ा देंगे आप लोग, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर इतना देर तक देखे हैं, मतलब आप लोग को वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा, तभी जाके देख रहे हैं। नहीं तो आप लोग 2-4 मिनट देख के छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग अगर अंत तक बने हैं, मतलब अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसको बस प्यार दिखाइए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करके, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पूरा कंटेंट डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।